नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हाई रैंक प्लस एकेडमी में। और मैं आपका दोस्त योगेश आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हाई रैंक प्लस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सुपर टेट 2022 की तैयारी कैसे करें, कैसे हॉट टॉपिक का चयन करें, कैसे 2022 में अपनी एक नौकरी को पक्की करें। सुपर टेट का सिलेबस ही सुपर टेट का जो सिलेबस है वही हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है दोस्तों, सुपर टेट का जो सिलेबस है वही हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। इस सुपर टेट के सिलेबस को हम किस तरीके से तैयार करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन 6 बिंदुओं के अंतर्गत हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमारा सुपर टेट का जो सिलेबस है वही हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की क्या है रास्ता है। इस रास्ते को हमें कैसे कवर करना है, कैसे अपनी कमियों को पहचानना है, कैसे उन कमियों को दूर करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, ये सुपर टेट का जो सिलेबस है ये समझ लीजिए यही हमारी क्या है, यही हमारी चाबी है। ठीक है, यही हमारी क्या है, यही हमारी चाबी है जो हमारे ताले को खोलेगी। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है असिस्टेंट टीचर का। ठीक है, क्या है असिस्टेंट टीचर का, यह क्या है एस्टेट, यानी कि क्या है सुपर टेट को पास करना हमारा लक्ष्य है। सुपर टेट में देखिए पास होना ही काफ़ी नहीं है। सुपर टेट में हमें क्या चाहिए, हाई रैंक चाहिए। सुपर टेट में क्या चाहिए, हाई रैंक चाहिए, जिससे हम क्या हो सके, लिस्ट में शामिल हो सके, है ना, ताकि हम लिस्ट में आ सके, तभी हमारा अंतिम रूप से चयन हो पाएगा। इसलिए हमें आवश्यक है 120 प्लस मार्क्स की। ठीक है, इसलिए हमें आवश्यक है 120 प्लस मार्क्स की हमें आवश्यकता होगी। ये 120 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे, इस चीज़ को हम दूर करेंगे, बात करेंगे। सिलेबस का कन्फ्यूज़न कैसे है, सिलेबस को इस तरीके से बनाया गया है, उनको ब्रेक किया गया है। ठीक है, चैप्टर वाइज सिलेबस को जो है टॉपिक वाइज ब्रेक कर दिया गया है, और जो आपके सब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इससे हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ना। हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें क्या करना है कि जो एक ही सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, विषय हैं, उनको हमें एक जगह मर्ज कर देना। जैसे क्या है कि जीएस का एक पोर्शन है, लेकिन सिलेबस में इसको अलग अलग रखा गया है। ठीक है, जीएस का एक पोर्शन है जिसे अलग अलग रखा गया है। कैसे रखा गया है, देखिए जैसे विज्ञान है, ठीक है, ये विज्ञान है, जैसे ये 10 नंबर में है। ठीक है, जैसे विज्ञान है ये 10 नंबर में है, जैसे विज्ञान है और ये 10 नंबर में आता है। ठीक है, जबकि ये पोर्शन जीएस का ही है ना, जीएस का पोर्शन ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा पोर्शन है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का। ठीक है, और ये थर्ड जो आपका पोर्शन है ये आपका सामान्य ज्ञान, समसामयिक की घटनाएं यानी कि करंट इवेंट्स है। ठीक है, तो 30 नंबर का हमारा ये हो गया है, और 10 मार्क्स का हमारा ये हो गया है, और 10 मार्क्स का हमारा ये हो गया है। तो कुल मिला के 50 मार्क्स हैं। ठीक है, कुल मिला के क्या है 50 मार्क्स है, 30, 40 और 50, ये 50 मार्क्स है। इनको हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इनको हमें एक ही जगह पर रखना है। ठीक है, ये 50 मार्क्स का हमें मानना है कि हमारा जीएस है। ठीक है, अब इस जीएस में क्या है, जैसे विज्ञान है, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा। ठीक है, तो ये पूरा क्या है कि ये पूरा क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न है। ठीक है, क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न है। वैसे ही यहाँ पे पर्यावरण को रखा गया है। ठीक है, नदियाँ, जैसे इसमें भूगोल आ जाता है, पूरा आपका भूगोल तो पूरा ही इन्होंने रखा हुआ है ना। पृथ्वी की संरचना, स्वतंत्रता संग्राम, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कुछ पार्ट है, सामाजिक, भारतीय समाज सुधारक है। ठीक है, तो ये हमारा जीएस का पोर्शन है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो 3 विषय को हमने मर्ज करके एक ही जगह पर रख दिया, कहाँ रख दिया, जीएस में रख दिया है। ठीक है, और वैसे ही क्या है, देखिए ये मैथ है और ये क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट हमारे ये हो जाते हैं। ठीक है, और एक ये लैंग्वेज है। ठीक है, और फिर क्या बचता है हमारे पास, सीडीपी बचता है, शिक्षण कौशल, और ये बाल मनोविज्ञान, ये क्या है, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान का ही भाग है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 और 2 और ये
आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। 4-5 सब्जेक्ट आपको सारे ही करने हैं, ठीक है, 4-5 सब्जेक्ट आपको सारे ही हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। इसको क्या है कि आप जीएस का ही पार्ट समझें और उसको ऐसे ही पढ़ें, ठीक है। दूसरे क्या है, देखिए सिलेबस को कैसे पढ़ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को कैसे पढ़ना, सिलेबस को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि आयोग ने सिलेबस को तोड़ कर रख दिया है, जिससे कि एक तरीके से सही भी है ताकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस टॉपिक से, सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें सिलेबस की कॉपी निकलवा लें। आप एक सिलेबस की ज़ेरॉक्स कॉपी निकलवा लें, ठीक है। और इसमें आपको 2 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है हमारा, ये इसमें सबसे इजी और सबसे टफ सब्जेक्ट को मार्क कर लें, ठीक है। जो सबसे इजी लगता हो आपको और जो सबसे टफ लगता हो आप उसको मार्क कर लें। सपोज कीजिए मुझे सपोज कीजिए मुझे गणित विषय सबसे कठिन लगता है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चों को गणित विषय यहाँ पे कम, थोड़ा कठोर लगेगा। और मुझे सबसे इजी क्या लगता है, मुझे सबसे इजी हिंदी लगती है, या मुझे सबसे इजी इंग्लिश लगती है, या संस्कृत लगती है, या फिर मुझे मुझे पर्यावरण का पोषण अच्छा लगता है, ठीक है, या मुझे बाल मनोविज्ञान अच्छा लगता है। तो क्या करना है कि सबसे इजी, है ना, सबसे इजी और सबसे कठिन सब्जेक्ट को क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है आपको, ठीक है। और जो सबसे इजी सब्जेक्ट आपने मार्क किया है, पहले 3 दिन आपको सबसे इजी सब्जेक्ट ही पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है, डेली 8 घंटे पढ़ना है आपको। आपका सबसे इजी सब्जेक्ट जो है वो 3 दिन लगातार पढ़ना है और 8 घंटे डेली पढ़ना है। इससे होगा क्या, जो सबसे आपका इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सबसे आपका इजी सब्जेक्ट है, जो पसंद है, जिसे आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसे आप बार बार पढ़ते हैं, उसमें होगा क्या कि वो आपका तेजी से कवर होने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो तेजी से कवर होगा, ठीक है, तेजी से क्या होगा, कवर होगा। जिससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बनेगा, ठीक है। ठीक है, क्या होगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ने से आपका क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। जो कि आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट है, उसको क्या करना है, उसको आपको 4th डे उठाना है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको चौथे दिन उठाना है आपको। और हार्ड सब्जेक्ट का, जो आपका कठिन सब्जेक्ट है, जिसमें आपका मन कम लगता है, जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, ठीक है, उसको आपको क्या करें, चौथे दिन आप उसकी शुरुआत करें, ठीक है। उसमें क्या करें, सब्जेक्ट टीचर की आप मदद ले सकते हैं, ठीक है, आप सब्जेक्ट टीचर की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। सपोज कीजिए मैथ आपका कठिन सब्जेक्ट है, आपको टफ लगता है, इसमें आपका हमेशा जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो आप इसमें टीचर की मदद भी ले सकते हैं और लेना चाहिए। डेली आपको इसको क्या करना है, 3 घंटे पढ़ना है। मैथ को क्या करना है, डेली 3 घंटे पढ़ना है, या जो भी आपको विषय कठिन लगता हो उसको डेली 3 घंटे पढ़ना है। टॉपिक को ख़त्म करके फिर रिवीजन करें। सपोज कीजिए आपको मैथ में जो सबसे इजी टॉपिक लगता है, सपोज कीजिए कि औसत सब आपको सबसे आसान लगता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, औसत से शुरुआत करेंगे, ठीक है। आप टीचर की मदद लीजिए, क्लास लीजिए, कोचिंग लीजिए, जो भी आपको इजी लगता है वो फॉर्मेट आपको चूज़ कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। जैसे आपका ये एवरेज ख़त्म हो जाता है, जैसे ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जैसे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, आप नए चैप्टर की शुरुआत ना करके फिर से इसी को शुरुआत करें, ठीक है। आपका यहीं से रिवीजन शुरुआत करें और यही आप 3 बार क्रिया दोहराएं, ठीक है, यही क्रिया आप 3 बार दोहराएं, ठीक है। जब औसत के चैप्टर को आप बिना कोई नया चैप्टर शुरू करें यही 3 बार शुरू करेंगे, यानी कि 3 बार, एक बार पढ़ेंगे फिर 2 बार रिवीजन करेंगे, तो आपका 3 बार हो जाएगा। इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप स्टार्टिंग में ही जो आप समझ रहे हैं चैप्टर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बढ़ेगी, आप भूलेंगे नहीं। आप सपोज कीजिए आपने चैप्टर एक बार पढ़ा, नेक्स्ट आपने चैप्टर शुरू कर दिया लाभ हानि का, तो ये आपकी भूलने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी, सब है ना। तो आपको उसमें रिवीजन साथ साथ करके चलना है, ठीक है, आपको रिवीजन इसमें साथ साथ करना है। नए टॉपिक को आपको नहीं उठाना है जब तक आप 3 टाइम्स, ठीक है, जब तक 3x आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना लें, इस टॉपिक को ना पढ़ लें, ठीक है।
टॉपिक को ख़त्म करने के बाद रिवीजन करना है, फिर नया टॉपिक आपको शुरू करना है, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ें। देखिए, पांचवा पॉइंट हमारा कहता है कि सब्जेक्ट वाइज हॉट टॉपिक को मार्क करें, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज हॉट टॉपिक को कैसे मार्क करना है? देखिए, मैथ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और सुपर टेट में ये बहुत अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो मैथ का जो सिलेबस है उसमें आप क्या करें, जो हॉट टॉपिक है, ठीक है, जो हॉट टॉपिक है उसका आप सेलेक्ट कर लीजिए। हॉट टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है, मैथ में हॉट टॉपिक कौन कौन से हैं? देखिए, मैथ में जो हॉट टॉपिक हैं वो देखिए, एक तो आपका ज्यामिति सब बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, ठीक है। आपका भिन्न बहुत टॉपिक है, आपका ब्याज बहुत टॉपिक है, ठीक है। और ये अंक क्षमता बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। प्रतिशत से भी सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा था, गुणनखंड से तो आना ही आना है सवाल है, ठीक है। आयतन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनुपात बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्षेत्रफल और बीजगणित को तो आप नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से क्या करें, एक शुरुआती फॉर्मेट बनाएं, एक स्ट्रेटेजी बनाएं, है ना। तो उसको आप लेके चलें, ठीक है। उसको क्या करें, आप लेके चलें, इसी तरीके से मार्क करते चलें, है ना। इसी तरीके से आप क्या करें, मार्क करते चलें। और जैसे आपका शुरू में ये सब्जेक्ट हो गया, ये टॉपिक कर लिया आपने, फिर ये टॉपिक कर लिया, ये टॉपिक कर लिया, टॉपिक कर लिया, इस तरीके से आप एक जीरोक्स कॉपी रखें और जो जो टॉपिक आप करते चले उनको आप इस तरीके से अंडरलाइन करते चले। जैसे आपने विज्ञान में दैनिक जीवन का पढ़ लिया, फिर पृथ्वी की संरचना पढ़ ली, फिर नदियाँ पढ़ लिया, इस तरीके से ना आप इसको अंडरलाइन करते चलें। और इस जीरोक्स कॉपी को, सिलेबस की को अपने पास में रखें, ठीक है। इस जीरोक्स कॉपी को अपने पास में रखें, अपनी बुक टेबल पर रखें, ठीक है, अपनी स्टडी टेबल पर रखें। उससे क्या होगा, जब भी आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो आप ये लगेगा कि मैंने जो मेरा अंडरलाइन किया हुआ है वो मैंने इसको पढ़ लिया है, एक बार, दो बार, तीन बार इसको पढ़ लिया है। और मेरे सामने ज़्यादा टारगेट नहीं बचा है, ठीक है। मेरे सामने क्या बना, ज़्यादा टारगेट मेरे सामने नहीं बचा है। तो इसलिए आप इसको ऐसे करते पढ़ते चलें, ठीक है। जो आप पढ़ें उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, अंडरलाइन ज़रूर करें। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज कीजिए जैसे आपने इसको एक बार पढ़ लिया, ठीक है। जैसे हिंदी का ये व्याकरण और अपठित गद्यांश से आपको एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ने के बाद में जब आप रिवीजन करें तो इसके नीचे सेकंड अंडरलाइन ज़रूर करें, ठीक है। आप इसके नीचे सेकंड अंडरलाइन ज़रूर करें। तो आपको ये रहेगा कि मैंने इस टॉपिक को दो बार पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह से आप तीन बार भी लाइन कर सकते हैं। अगर आप तीन बार पढ़ते हैं तो तीन बार भी बारीक लाइन नीचे से अंडरलाइन कर सकते हैं। आपका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही बिल्डअप होगा, ठीक है। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, आप अपने मोटिवेशन को बढ़ाएं। और यही तरीका होता है मोटिवेशन को बढ़ाने का, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का, कि जो हमारे सामने टारगेट है ये हमारा 100% है। ये क्या है, सिलेबस हमारा 100% है। जब हम इस तरीके से अंडरलाइन करते चलेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे, तो ये प्रतिशत हमारा कवर होता चलेगा, ठीक है। और ऐसा टाइम आएगा जब हम 25% बचेंगे और 75% हम इसमें से कवर कर लेंगे। लेकिन जो शुरुआत में आपको 75% कवर करना है वो आपको 75% हॉट टॉपिक करना है और शुरुआत में इजी टॉपिक करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, हॉट टॉपिक करना है और इजी टॉपिक करना है जो आपके अकॉर्डिंग सही हो। हॉट टॉपिक होने से क्या होगा, उसमें से सवाल आता है, ठीक है, तो वो हॉट हो जाता है। हॉट है मतलब जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इजी को इसलिए चुनाव करना है आपको, इजी का इसलिए आपको चुनाव करना है ताकि आपका उसमें मन लगे, है ना। आपका उसमें पढ़ाई में मन लगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बुल्डअप हो, ठीक है। आप पहले ही आपने कठिन सब्जेक्ट टॉपिक उठा लिया, आपने पहले ही कठिन टॉपिक उठा लिया तो आपका मन खिन होगा, जिससे आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। आपको लगेगा यार इतना बड़ा सिलेबस बना दिया, 14 सब्जेक्ट, 15 सब्जेक्ट, 20 सब्जेक्ट, इतना टॉपिक, पूरा भूगोल रख दिया, ये रख दिया, वो रख दिया, इसकी क्या आवश्यकता थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ भी फालतू नहीं है। ये सब आपको जब एक प्राइमरी टीचर बनेंगे तो ये सब आपको पढ़ाना है। आपको गणित भी पढ़ाना है, आपको संस्कृत भी पढ़ानी है, ठीक है। और सीडीपी ये आपको नॉलेज देती है कि बिहेवियर आपके अंदर पैदा करता है, क्वालिटी, नैतिकता आपके अंदर पैदा करता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि बच्चे का मनोमस्तिष्क होता कैसा है, वो किस तरीके से समझेगा, वो किस तरीके से जानेगा, उसकी अपनी कितनी क्षमताएं होती हैं, अपनी कितनी कैपेसिटी होती हैं, है ना। हमको किन किन स्टैंडर्ड पे जाना है, हमको किन किन टीचिंग मेथड्स को अपनाना है जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो अचीव कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके। ओके।
तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान ये जो सीडीपी इसमें रखा गया है, इसकी इम्पोर्टेंस यहीं पे है, ताकि आपको बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को बच्चों के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ा सकते हैं। और राइट, बच्चों को बच्चों के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसे सिद्धांत जानना आवश्यक है जो बच्चों के लिए उपयोगी हैं, जो हमें दूसरे सब्जेक्ट हैं, दूसरे टॉपिक हैं, उन्हें पढ़ाने में मदद मिलती है, बच्चों के मनोस्वभाव को समझने में मदद मिलती है। तो आप ये पॉइंट बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप एक तो अंडरलाइन आपको ज़रूर करना है, हॉट टॉपिक का चुनाव करना है, इजी सब्जेक्ट से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। इजी सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, इजी सब्जेक्ट से आपको चुनाव करना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, टॉपिक को आपको बार बार दोहराना, मैं आपसे बार बार कहता हूँ ये टॉपिक आपको बार बार दोहराना, जब भी आप पढ़ें उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर करें। आपने 3 बार रिवीजन कर दिया तो 3 टाइम्स आपको अंडरलाइन करना, 4 टाइम रिवीजन कर दिया 4 टाइम्स आपको रिवीजन करना है। जब भी आप अपने सिलेबस को देखेंगे ना और उसके नीचे आप अंडरलाइन को देखेंगे, यकीन मानिए आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा आपको, आपका मोटिवेशन जो है ना। तो ये आप बिल्कुल भी करना नहीं भूलेंगे। ये आप धीरे धीरे जब करना शुरू करेंगे ना, तो आपको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आप अपने अंदर से खुश रहना शुरू करेंगे, और जब अपने अंदर से आप खुश रहना शुरू करेंगे, तब आपको लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसे मैं कर सकता हूँ, बहुत ईजी से कर सकता हूँ। और देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिमेंबर पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिमेंबरिंग पॉइंट है, ये आप बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या कहते हैं कि सिलेबस में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऐसा आप कुछ भी ना करें जिससे सिलेबस में छूटे, क्योंकि देखिए ये 150 नंबर का है, ठीक है, 150 नंबर का है, और 150 ही इसमें मिनट मिलती है, ठीक है। जो टाइम है वो क्या है, 150 ही इसमें मिनट है, और 150 ही मार्क्स का है, ठीक है। सपोज कीजिए हमने 2 टॉपिक छोड़ दी, कोई भी 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए। सपोज कीजिए हमने मैथ छोड़ दिया, चलिए हम ज़्यादातर जनरली बात करते हैं। सपोज कीजिए हमने मैथ छोड़ दिया। अब मैथ की वैल्यू कितनी है, 20 मार्क्स की, ठीक है। मैथ की वैल्यू कितनी है, 20 मार्क्स की। अब ये 20 मार्क्स का आपको मालूम है 20 मार्क्स कितने वैल्यू रखते हैं, 20 मार्क्स इतने वैल्यू रखते हैं कि ये आपको नौकरी से बिल्कुल बाहर कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये नौकरी से आपको बिल्कुल बाहर कर सकते हैं। और ऐसा आप भी समझ सकते होंगे, जब हम 150 मार्क्स की तैयारी करके जाते हैं, तब पेपर का जो स्टैंडर्ड है ना, जो पेपर का स्टैंडर्ड है, जो पेपर का स्टैंडर्ड है, वो भी हमें निगेटिव करने में मजबूर कर देता है। उसमें भी हमारे सवाल गलत हो जाते हैं ना। जब हम 150 सवाल करके आएंगे, उसमें भी हमारे कुछ गलतियां हो जाएंगी, कुछ हमसे गलतियां हो जाएंगी, कुछ जो गोले हैं वो हमसे गलत भर जाते हैं, है ना। तो ऐसी मिस्टेक से ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन एरर है, तो ये आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और हम क्या करेंगे, हम पहले ही 25-30, अब सपोज कीजिए जैसे मैथ है, मैथ 20 मार्क्स का है। अब ज़्यादातर बच्चों का हिंदी मीडियम से है, यूपी से, उनका क्या है, इंग्लिश भी वीक मिलती है ज़्यादातर, ठीक है। अब इंग्लिश क्या है, हमारी 10 नंबर की है, ठीक है। इंग्लिश क्या है, हमारी 10 नंबर की है, और मैथ क्या है, हमारा 20 मार्क्स का है। मैथ और इंग्लिश कितना हो गया, 30 मार्क्स हो गया। अब चूंकि संस्कृत भी हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं, है ना, संस्कृत भी हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं, तो 10 मार्क्स की संस्कृत होगी, तो 40 मार्क्स हो जाएगा। अब सोचिए कि 150 नंबर के पेपर में हम अगर 40 मार्क्स का छोड़ के आएंगे, तो हमारा क्या होना है, नौकरी तो बहुत दूर है, ये हमारा पास भी नहीं होगा, है ना। 97 ये हमारा पास भी नहीं होगा। जो हमें 90 और 97 मार्क्स चाहिए इसको पास करने के लिए, वो भी नहीं हो पाएगा। तो करना सिर्फ यही है, सबसे एक सब्जेक्ट को इजी को उठाइए, एक टफ को उठाइए, इजी सब्जेक्ट को आप बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और एक तरफ जो आपका टफ सब्जेक्ट है, उसके आप इजी टॉपिक से शुरुआत करते चलिए, और धीरे 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 क्या करें, जो आपका कठिन जो टॉपिक है उसकी तरफ जाते, लेकिन छोड़े नहीं आप कुछ भी, ठीक है, छोड़े नहीं आप कुछ भी। और बीच बीच में मैं आपको इस तरीके से कुछ गाइडेंस देता रहूँगा, जिन्हें आप पॉइंट आउट ज़रूर करें, पॉइंट डाउन ज़रूर करें, ताकि आपको एक नौकरी ज़रूर मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये एक सुपर टेट की रणभूमि है, उसकी शुरुआत है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और जो ये मेन पॉइंट है इनको ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। सिलेबस में कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, पूरा सिलेबस आपको तैयार करके जाना है,
तनाव से आपको बिल्कुल बच के रहना है, ठीक है। बेवजह के जो विवाद होते हैं उनसे आपके बचे रहना है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी है वो सेव होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी। और अपना पढ़ाई पे फोकस करना, जो आपके पास टाइम है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्टडी में देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको स्टडी में देना है। तो बस यही एक छोटा सा हमारी चर्चा थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि हम जब भी पढ़ेंगे उसको अंडरलाइन कर लेंगे सिलेबस में। रिवीजन करेंगे तो सेकंड अंडरलाइन करेंगे, थर्ड अंडरलाइन करेंगे। इससे हमारा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। और जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, ठीक है, जिसे हम सेकंड टाइम अंडरलाइन नहीं कर पाए, फर्स्ट टाइम अंडरलाइन नहीं कर पाए, जो हमारा छूट रहा है, उस पे हम ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही वीडियो यहीं तक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो में बने रहे, आपने पूरी बात को सुना, ध्यान दिया। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो समझाना चाहता हूँ आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।